A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll study the poem Dover Beach by Matthew Arnold for class 12 ISC. Okay, since they have their exam, since you all have your exam, तो उसी के लिए I have again explained it in Hindi. I'm again explaining it in Hindi. शायद पुराने वाले वीडियो में बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोल दी थी हमने. तो what इज डोवर बीच? इट इज मीन्स ये डोवर बीच कौन सी जगह है? ये है साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड में. ठीक है, मतलब आपको इसका जो ये पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज इन द साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड. फिर इसका एक सीन पहले देख लो कि कैसा होता है. दिस इज द प्लेस जिसकी यहाँ पर बात हो रही है. ये जो एरिया है इट इज अ क्लिफ. कोस्ट एंड सी, ये आपको पता है. दिस इज अ क्लिफ, ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लिफ. तो क्या कहा गया है? स्टार्टिंग में बोला गया है that this is written by Matthew Arnold. This poem Dover Beach, it was written in 1867. It is a dramatic monologue. Dramatic monologue क्या होता है? A type of poetry written in a form of a speech of an imagined individual character. Dramatic monologue means ये जो पूरी पोएम है सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा है and he is just an imagined character. हो सकता है कि वो एक्चुअल में पोएट हो सकता है वो कोई और हो. ओके, मोनोलॉग, मोनो मीन्स वन, तो मोनोलॉग डायलॉग जैसे दो पर्सन के बीच में होता है. मोनोलॉग इज बाय वन पर्सन एंड इट प्रेजेंट्स द एफिमेरल ह्यूमन फीलिंग ऑफ सैडनेस. एफिमेरल मीन्स छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए ये टेम्पररी ह्यूमन फीलिंग्स जो होती हैं किस चीज की? सैडनेस की. हम इसको मेलंकली भी बोलेंगे. Through the image of sea, the poet expresses his view that the despair, hopelessness को ही despair बोलते हैं, निराशा या फिर hopelessness and frustration in the world are due to the decline of religious faith. क्योंकि अब हम लोग faith को बहुत कम मानते हैं, अब हम लोग religions को बहुत कम मानते हैं. उन religions पर अब हमारा भरोसा नहीं रह गया या भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रह गया, due to which पूरे वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और होपलेसनेस बहुत ज्यादा हो गई है. मतलब निराशा, गुस्सा, चिढ़न, ये सारी चीजें, ईर्ष्या, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं. द पोएम इज मार्क्ड इन एलिजाइक टोन. एलिजी क्या होता है? दिस इज अ पोएम that reflects us, that is a serious reflection that laments the loss of something or someone. means lament या फिर एलिजी किसके लिए कहा जाता है? एक सैड पोएम के लिए जो पूरे की पूरी पोएम में सिर्फ दुख जाहिर करती है, सैडनेस जाहिर करती है, उसको बोला जाता है. ठीक है, अब एक और चीज इसमें व्हाट वी विल ऑल्सो स्टडी कि क्योंकि ये जो है ये आईसी ने इसमें छोटी छोटी चीजें भी पूछी गई थी, तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब आप इसके लिए एमसीक्यूज के फॉर्म में इसको प्रिपेयर करो, पहली चीज टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ो, इसका हो या किसी भी और का हो. मीन्स यो स्टोरीज एंड टेम्पेस्ट का छोटी छोटी सी चीजें इसमें जो है वो पढ़ लेना. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अभी हम लोग इसमें पोएटिक डिवाइसेस भी करेंगे. देखो, सबसे स्टार्टिंग में क्या कहा गया? ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ये आपका मूनलिट नाइट का एक्सपीरियंस है. मतलब कि यहाँ पे पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ ये वाला फर्स्ट स्टैंजा पूरा, ये पूरा आपका मूनलिट नाइट का है. ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया है? द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल. मतलब कि जो सी है वो अपनी फुल लेंथ में भरी हुई है. टाइड्स क्या होते हैं? वेव्स होती हैं ऊंची ऊंची. तो क्या कहा गया है कि ये द सी इज काम टू नाइट, सी बहुत ज्यादा शांत है. टाइड जो है वो पूरा फुल है, मतलब सी अपने फुल लेवल पर आई हुई है. मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स. ओके, रुको, लेट मी शो यू द पिक्चर. ये रही मेरी व्हाइट क्लिफ्स. ठीक है, ये अभी ये भी आएगा. क्लिफ्स का अभी हमने फोटो दिखाया ना, ये होती है आपकी क्लिफ. तो यही चीज यहाँ पर दी गई है, ये क्लिफ के लिए बोला गया है. दिस इज योर स्ट्रेट. ये जो स्ट्रेट का पार्ट है, मतलब यही, ये देखो ये डोवर लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक, तो दिस इज अ बीच जहां पर यहीं पर ही कहीं पोएट जो है वो अपने बिलविड के साथ आया हुआ है और वहीं पर ही वो विंडो, किसी विंडो पर है और वहां से वो पूरे इस एरिया को दिखा रहा है कि देखो द सी इज काम टू नाइट. ठीक, ये पूरा स्ट्रेट मतलब कि एक नैरो लेन होती है
स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, दो बड़ी बड़ी सीज को, इंग्लिश चैनल और नॉर्दर्न सी को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रेट ऑफ डोवर है। ये क्या होती है? एक बीच में पतली सी लाइन होती है, मतलब नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, जैसे पतली पतली गलियां होती है, समझ लो वैसे ही एक पतली सी अ, अ, पानी का वाटर का एरिया पैसेज गया है, ठीक है, और वो दो सीज को कनेक्ट कर रहा है। फिर इसमें क्या कहा गया है? that the sea of faith, the sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair upon the straits. स्ट्रेट हमने बता दिया कि नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो दो सीज को कनेक्ट करता है। तो मून लाइज फेयर, फेयर का क्या मतलब है? वो पूरी तरह से, जैसे ये वो नैरो स्ट्रेट है तो वो उस पर पूरी तरह से उसकी अपनी रोशनी उसने बिखेरी है। ऑन द फ्रेंच द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। क्या कहा गया है? कि फ्रेंच साइड पर, रुको लेट मी अगेन शो यू द पिक्चर, ये वाला था मेरा फ्रांस का साइड, ठीक। तो वो क्या कह रही है, पोएम क्या कह रही है कि जो मून की रोशनी है वो इस तरफ से ग्लीम करके, जल मतलब ग्लीम करना मतलब शाइन करना, शाइन करके यहां से जा चुकी है और अब यहां पर आ गई है, ठीक है। मतलब सम सॉर्ट ऑफ ज्योग्राफी कह सकते हो कि जो उसकी रोशनी है, मून की रोशनी है, द फ्रेंच, ऑन द फ्रेंच, फ्रांस के साइड पर जो लाइट है, इट ग्लीम्स, किसकी लाइट है? ये मून की लाइट है, ठीक। इट ग्लीम्स, जगमग ब्राइटनेस अपनी उसने वहां पे बिखेरी, एंड नाउ इट इज गॉन, द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग इन वास्ट। अगेन आई विल शो यू दोज। क्या कहा गया इसमें? क्या कहा गया इसमें? कि द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड, ये क्लिफ हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद ये रहा मेरा फ्रांस, ये रहा मेरा फ्रांस का साइड, ये रहा मेरा इंग्लैंड का साइड। तो क्या कहा गया है? द क्लिफ्स, ये जो व्हाइट क्लिफ्स है, यहाँ पर जितने भी ऊंचे ऊंचे से पहाड़ बने हुए कॉर्नर्स पे, तो यहाँ पर द लाइट ऑफ द मून वो क्या कर रही है? वो वहां पर शाइन कर रही है, ग्लिमर कर रही है, ठीक है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, वो खड़े हुए, ग्लिमरिंग, ग्लिमरिंग अगेन, ग्लीम, ग्लिमरिंग, ब्लिंकिंग, ये सब मतलब जगमग जगमग करना इसको बोलते हैं। एंड वास्ट, वास्ट मीन्स बहुत ही बड़ा, विशाल है वो। आउट इन द ट्रैंक्विल बे मीन्स देयर, आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल मीन्स शांत, बे हम आपको दिखा देते हैं, ये वाला जो साइड होता है दिस इज नोन एज बे। ये जो इतना एरिया होता है, क्या लिखा है? इट इज अ ब्रॉड इनलेट ऑफ सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड्स, जैसे बे ऑफ बंगाल आपने देखा होगा ऐसे करके जो हमारा इंडिया बनता है नीचे से, ठीक है। वहां पर ये वाला जो एरिया है जहां पर लैंड इनवर्ड कर्व होती है, तो दैट इज नोन एज बे। तो अब क्या कहा गया है? दैट बे समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसमें क्या कहा गया है कि द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे, मीन्स कि उधर तरफ जहां पर वो बे है वहां पर वो बहुत ज्यादा ग्लिमर कर रही हैं, क्लिफ ग्लिमर कर रही हैं, या पहाड़ होते हैं वो ग्लिमर कर रहे हैं, वहां पे चमक रहे हैं। कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर, यहाँ पर पोएट अपने बिलवेड मीन्स दिस इज एक्सपेक्टेड कि पोएट जो अपने बिलवेड को यहाँ बुला रहा है, और वो ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल होता है, ठीक। वो कह रहा है कम टू द बिलवेड, कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर, ही इज रिक्वेस्टिंग हिज बिलवेड टू कम टू द विंडो सिंस ही इज सेइंग दैट स्वीट इज द नाइट एयर, नाइट एयर वहां की बहुत ज्यादा स्वीट है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वाटर मीन्स जितना भी कोने दैट सी का जितना एरिया है, ठीक, वो लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे उसको पानी को कहा गया है। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, वेयर द सी, ये जो सी है दिस इज द सी, वेयर इट मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, क्या कहा गया है उसमें? दैट फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, जितना भी पानी का एरिया है जहां पर सी जो है वो मून ब्लांच्ड लैंड या फिर वाइटेंड बाय द लाइट ऑफ मून, एक एक चीज इसमें पढ़ना क्लास 12,
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको बारीकी से पूछी जाएंगी। वो क्या कर सकते हैं, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मून ब्लांच्ड का मतलब बताओ क्या होता है। तो यू जस्ट नीड टू से कि मून ब्लांच्ड मीन्स इट इज वाइटेंड बाय द लाइट ऑफ मून। ओके, लिसन यू हेयर द ग्रेटिंग रोर। और वो क्या कर रहा है, वो पोएट क्या कह रहा है, जो भी उसके पास है उसकी बिलवड, तो उससे कह रहा है कि प्लीज लिसन। ही इज रिक्वेस्टिंग, पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी बिलवड से कि प्लीज सुनो। क्या सुनने को कह रहा है, यू हेयर द ग्रेटिंग रोर। ग्रेटिंग मीन्स हार्श एंड अनप्लीजेंट, कोई भी चीज जो आपको नहीं पसंद हो, कानों में चुभे, दैट इज नोन एज हार्श एंड अनप्लीजेंट। तो लिसन यू हेयर, सुनो तुम, ये जो ग्रेटिंग रोर है, रोर मीन्स दहाड़, ठीक, ऑफ पेबल्स। पेबल्स छोटे छोटे से पत्थर जो आपने देखे ही होंगे, वो छोटे से पत्थर जो वेव्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो ड्रॉबैक कर देती हैं। जैसे ये मेरे बहुत सारे पत्थर हैं, कहाँ से दिखाएं, ठीक है, समझ लो कि यहाँ पर इसमें बहुत सारे पत्थर हैं ये वाले। तो वेव क्या कर रही है, ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, वो पत्थर, उन्हीं की ही आवाज है, किसकी आवाज है, उन पेबल्स की ही आवाज है। विच द वेव्स ड्रॉ बैक, पानी की लहरें आ रही हैं, पहले उन पत्थरों को वापस ले जा रही हैं, फिर वो वापस, जब वो वापस लैंड पर आ रही हैं, फिर वो उसको वापस फेंक दे रही हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, दैट द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, जो कि द वेव्स ड्रॉ बैक, पहले वो उसको वापस ले जाती है उन सारे छोटे छोटे पत्थरों को। पानी में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं, अभी हमने फोटो नहीं रखी है उसकी। एंड फ्लिंग एट देयर रिटर्न, फ्लिंग मीन्स क्या होता है, थ्रो फोर्सफुली। तो वो क्या कर रही है, वेव्स क्या करती हैं कि पहले उन पत्थरों को ले जाती हैं, फिर उसके बाद वो उसको वापस कर देती हैं, वापस जोर से फेंक देती हैं एट देयर रिटर्न। जब वो पानी की लहरें लैंड पर वापस आती हैं तो वो पत्थर को वापस से यहाँ पर फेंक के चली जाती हैं। अप द हाई स्ट्रैंड, कहाँ पर, वो लैंड एरिया में जो कि बहुत ऊंचे है। क्यों वो ऊंचे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पानी में जाओगे तो आप नीचे डूबते डूबते चले जाते हो, ठीक, बट आप लैंड पर नहीं डूब सकते। तो क्या कहा गया, अप द हाई स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मीन सैंडी सी शोर पे वो वेव्स आती हैं, तो पहले पत्थर को वो ले जाती है, ड्रॉबैक कर लेती है, फिर वो वापस उसको फ्लिंग कर देती हैं जब वो वापस लैंड पर आती हैं। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, पहले वो आती हैं, फिर वो पीछे जाती है, कौन, वेव्स, फिर वो वापस आती हैं। With tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness, ये किसके लिए कहा गया है, ये बोला गया है वेव्स के लिए। क्या कहा गया है, वो बिगन करती है मीन्स वो आती है, वो सीज करती है, पीछे जाती है, फिर वो अगेन आगे आती है, सी की ओर आती है। विथ ट्रेम्बलिंग कैडेंस, ट्रेम्बलिंग बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस वाली, कैडेंस म्यूजिक के साथ, जो बहुत स्लो म्यूजिक होती है। एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस विद देम, द पोएट फाइंड्स कि उनके साथ जो, मतलब जो भी वेव्स की आवाज है उसमें बहुत ज्यादा सैडनेस या बहुत ज्यादा मेलेंकली छुपी हुई है उनके साथ, मतलब वो उसमें है ही उनकी आवाज में, या वेव्स की जो रोर्स है, वेव्स की जो वॉइस है उसमें, वो क्या बोलते हैं कि देयर इज इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। इटर्नल मीन्स समथिंग दैट इज एवरलास्टिंग, जो हमेशा के लिए रहेगा। ओके, इसमें ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि म्यूजिक को किस टर्म से यूज किया गया है, तो म्यूजिक को लिया गया एज ट्रेमुलस कैडेंस। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज, देखो फर्स्ट वाला जो पैसेज था उसमें हम लोग ने मूनलिट नाइट के बारे में पढ़ा था। सेकेंड उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर सोफिक्लीस जो ग्रीक ट्रेजिडियन है उससे उसने कंपेयर किया हुआ है, मतलब उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया है। तो क्या कहा गया है, सोफिक्लीज लॉन्ग अगो, सोफिक्लीज के लिए हमने ये भी बताया था, एंड दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन द इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 2 स्पेसिमेन पेपर, जो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। और इसमें क्या कहा गया था कि सोफिक्लीस जो एक ट्रेजिडियन है, ट्रेजिडियंस कौन होते हैं, जो सैड एंडिंग वाले प्ले लिखते हैं। ही वॉज अ ग्रीक प्ले राइट, ठीक, मतलब उन एमसीक्यूज में ये चीज क्वेश्चन में पूछी भी गई थी। क्या कहा गया, सोफिक्लीज लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एजीन
and it brought into his mind, उसके दिमाग में ये चीज आई। सोफिक्लीज का यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया है, अभी हम इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच भी कराएंगे। सोफिक्लीज का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है और कहा गया है that he heard on the Aegean Sea. Wait, let me show you the Aegean Sea. ये होती है Aegean Sea, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि मतलब यहाँ पर उसका रेफरेंस दिया गया है, तो कहा गया है दैट Sophocles, the Greek tragedian, heard it on the Aegean Sea and it brought into his mind, और उसके दिमाग में, पहले उसने आवाज सुनी, ऐसे ही वेव्स की आवाज सुनी और उसके दिमाग में ये चीज आई, द टर्बिड मडी और कंफ्यूज्ड एब एंड, मतलब यहाँ पर ये मडी के लिए यूज हुआ है, एब मीन्स टू रिट्रीट, गो बैक, वापस जाना, ठीक। जो पानी है, जो वेव्स है, वो क्या कर रही है, उसमें मड भरी हुई है ना, कोई साफ सुथरा तो पानी नहीं है, तो वो मिट्टी भरा हुआ जो इनका मड है, वो पहले वापस जा रही है वेव्स, फिर वापस फ्लो कर रही हैं। और ये क्या है, ये मतलब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट इट हैज ह्यूमन मिजरी। ये जो वेव्स का साउंड है, ठीक है, वेव्स का जो साउंड है, दैट साउंड इज हेयर कंपेयर टू द ह्यूमन मिजरी। ह्यूमन मिजरी मीन्स इंसान के जो दुख होते हैं वो हमें उस वेव्स में सुनाई दे रहे हैं। फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय दिस नॉर्दर्न सी, और जब हमने इस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी में ये सारी चीजें सुनी, तो हमें भी वही सेम चीज सुनाई दी थी जो ग्रीक ट्रेजिडियन सोफिक्लीज को सुनाई दी थी ऑन द एजियन सी, ठीक है। फाउंड ऑल्सो इन द साउंड, उनके उसने इस साउंड में, ये जो वेव्स का साउंड है उसमें उसको एक थॉट सुनाई दिया, एंड बाय हाउ इट वाज हर्ड, बाय हियरिंग इट ऑन द डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, दिस इज द नॉर्दर्न सी, ओके। फिर क्या कहा गया है, नेक्स्ट इज द सी ऑफ फेथ। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, फेथ को एक सी से कंपेयर किया गया, फेथ को, सी इज द सिंबल ऑफ फेथ, दिस सी ऑफ फेथ वॉज वंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, ये आपके उसकी थीम बताता है कि इसमें लॉस ऑफ फेथ दिखाया गया है, तो उसके लिए ये चीज आप इसमें लर्न करोगे, ठीक है। देखो कोट्स तो आपको इसमें प्रिपेयर ही करने पड़ेंगे, लिख लिख करके उसको लर्न करोगे। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू at the full and round earth's shore lay like a folds of bright girdle fur। देखो क्या कहा गया है, सी ऑफ फेथ, फेथ यहाँ पर किस किस चीज में, फेथ रिलीजन में, भगवान में, गॉड में जो फेथ था, ये फेथ भरा हुआ था, जैसे कि अभी एक सी जो है वो भरी हुई है पानी से, वैसे ही ये फेथ जो है अर्थ में या अर्थ के लोगों में बिल्कुल फिल्ड था। was once to at the full, it was, ये जो फेथ था, फेथ क्या होता है, विश्वास, ठीक, तो ये लोगों के अंदर पहले एकदम भरा हुआ था, एंड राउंड द अर्थ शोर, और अर्थ का शोर या अर्थ के किनारे पर, it was laying like the folds of, it was laying like the folds of bright girdle fur। फेथ को यहाँ पर कंपेयर किया गया है, प्लीज रिमेम्बर, फेथ को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। लाइक सपोज अभी मेरे पास और कोई बॉल वॉल नहीं है, तो हम इसी का एग्जांपल दे सकते हैं, बॉल थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। सपोज करो कि ये एक अर्थ है, क्योंकि मेरे पास ग्लोब भी नहीं है अभी तुम लोग को समझाने के लिए, दिस इज एन अर्थ, और इसमें क्या कहा गया है, थर्ड लाइन इसकी पढ़ो, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गिर्डल फर्ड। गिर्डल क्या होता है, एक वेस्ट ऑर्नामेंट, कमर पे जो बांधा जाता है, तो सपोज करो कि ये एक वेस्ट ऑर्नामेंट है, ठीक, एंड इट वॉज फर्ल्ड, तो क्या कहा गया, अर्थ का, ये जो पूरा अर्थ है इसको हमने ऐसे करके बांध दिया था, जैसे कि सपोज ये जो है ये फेथ है, ये जो है ये अर्थ है, या अर्थ के लोग हैं, तो अर्थ के लोगों के ऊपर ये विश्वास ऐसे करके बंधा हुआ था, जैसे करके अर्थ का जो शोर है, राउंड अर्थ का जो किनारा है, इट वॉज लेइंग, वो ऐसे यहाँ पर रुका हुआ था, इट वॉज लेइंग, जैसे कि उसके ऊपर फोल्ड्स हो ऑफ ब्राइट गिर्डल, ब्राइट गिर्डल या वेस्ट ऑर्नामेंट, ठीक, दिस इज अ वेस्ट ऑर्नामेंट of a bright girdle, furled, furled means it was rolled over,
कैसे करके इस अर्थ पे, कितना बढ़िया अर्थ है ना, अंदर चम्मच भी बड़ा हुआ है अर्थ के, तो इस अर्थ के ऊपर ये जो गिर्डल है ये ऐसे करके था। वैसे ही पोएट क्या कह रहा है कि जो फेथ है वो भी अर्थ के ऊपर पूरा भरा हुआ था, या सी जो है फेथ की वो पूरी भरी हुई थी। ओके, बट नाउ ओनली आई हेयर, पर अब हमें क्या सुनाई देता है? इट्स मेलेंकली, सिर्फ सैडनेस सुनाई देती है। देयर इज लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, विड्रॉ करना मीन्स वापस जाने वाली, रोर it is retreating, it is going back to the breath of night wind down the vast edges drier and naked shingles of the world. क्या कहा गया है कि अब there is no faith lying here, अब यहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं है, लोगों में सिर्फ डर है, ठीक, सॉरी, सिर्फ सैडनेस है लोगों में। और ये जो फेथ है ये वापस जा रहा है, जैसे जैसे वेव्स जो हैं वो वापस जा रही हैं। क्या, कौन? लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, रोर किसकी कही गई थी? यहाँ पर किसकी बात की गई? सी की बात की जा रही है, ठीक, तो यहाँ सी है, उसके वेव्स की बात की जा रही है। क्या कहा गया कि ये जो लॉन्ग विड्रॉइंग रोर है, इट वॉज रिट्रीटिंग, इट इज गोइंग बैक, वापस जा रही है, आवाज जो है वो हल्की हल्की सी फेड हो रही है, टू द ब्रेथ ऑफ नाइट विंड, वो सिर्फ थोड़ी बहुत हवा छोड़ जा रही है। और कौन सी? दैट इज नाइट विंड, सम सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस। पहले लोगों के मन में बहुत वार्मथ थी, प्यार था, फेथ था, अब वो चीज नहीं है, अब सिर्फ लोगों के मन में सन्नाटा, शांति, सैडनेस है। डाउन द वास्ट एजेस ड्रायर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और अब ये जो सी ऑफ फेथ है, जो पहले लोगों के मन में जिसने विश्वास भरा था, अब वो वापस जा रही है। सिर्फ यहाँ पर छूट क्या जा रहा है? देर इज ओनली नाइट कोल्ड विंड, कोल्डनेस है लोगों के मन में, ड्रायर या डलनेस है, ठीक, डलनेस है लोगों के मन में। देर आर ओनली नेक्ड शिंगल्स, अगेन ये पेबल्स की बात की गई है या पत्थर की बात की गई है, कि वही पत्थर यहाँ पर छोड़ जा रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी, मतलब वो वापस नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वो नेक्ड शिंगल्स को छोड़ दिया गया, नेक्ड पत्थर को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। एंड यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ यही होता है कि द फेथ has gone and it has left behind coldness, jealousy in the life of people. ठीक, फिर हम लोग का लास्ट वाला पैसेज, यहाँ पर वो होप दिखाता है। क्या कहा गया है? अ लव लेट अस बी ट्रू, वो कह रहा है कि he is requesting this to his beloved, ओके, रिक्वेस्टिंग टू बिलवड। क्या कह रहा है? दैट डियर लव लेट अस बी ट्रू, कि हम लोग चलो एक दूसरे से विश्वास रखते हैं, एक दूसरे से लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, टू वन अनदर, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है दैट सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, दिस इज अ सिमिली, लाइक यूज हुआ है ना, तो क्या कहा गया है कि दिस इज लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये जो हमारे लिए एक सपनों का देश है, जहाँ पर मतलब ये जो सपनों की दुनिया है जहाँ पर हम लोग अपनी हर एक इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इट इज सो वेरियस, जो हम लोग के सामने ऐसा दिखता है जैसे इसमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स हैं, जैसे कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे कि ये सो न्यू है, हैथ रियली, उसके अंदर एक्चुअली ना ही जॉय है, ना ही खुशी है, ना ही प्यार है, ना ही उजेला, या फिर कह सकते हो कि लाइट हैज बीन कंपेयर्ड हेयर विद होप, ना ही होप है, ना ही सर्टिट्यूड है, सर्टिट्यूड सर्टेनिटी, किसी चीज के होने की जो संभावना होती है, ना ही पीस है। ये जब आप उसमें लिखोगे लॉस ऑफ फेथ, तो भी ये वाले पार्ट आप उसमें यूज कर सकते हो। होपलेसनेस भी, होपलेसनेस का भी थीम इसी में ही आई है, ठीक, ना ही उसमें पीस है, शांति है, ना ही देयर इज हेल्प फॉर पेन, दैट इफ समवन इज इन पेन, तो ना ही हम उसको हेल्प कर सकते हैं अगर वो इंसान दर्द में है। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और हम लोग हर एक इंसान यहाँ पर ऐसे हैं जैसे कि एक डार्क अंधेरे से प्लेन में हो, who is swept with the confused alarms of struggle and flight, ठीक है, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं लाइक दिस, ये लोग मतलब हम लोग सब यहाँ पर ऐसे हैं जैसे हम लोग सिर्फ क्या करें, वी आर द साउंड ऑफ डैमेज, अलार्म्स क्या ये बोला गया है कि दिस इज द साउंड ऑफ डैमेज, यहाँ पर कहा गया है कि लोग जो यहाँ पर हैं
वो परेशान हैं, दे आर अपसेट. वाई? बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग. वो लोग क्या कर रहे हैं? वो संघर्ष कर रहे हैं. दे आर फ्लाइटिंग. यहाँ पर इसको फाइट के फॉर्म में भी यूज किया गया है. ठीक है, फाइट और फ्लाइट. यहाँ पर वैसे फ्लाइट का मतलब होता है भाग जाना, बट यहाँ पर इसको फाइट के फॉर्म में यूज किया गया है कि वो लोग, वो सब लोग या हम सब लोग जो इस वर्ल्ड में, भले इस दुनिया दिखा ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सुंदर दुनिया है, बट एक्चुअली हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर लड़ रहे हैं. उस जगह पर लड़ रहे हैं जहां पर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट. जैसे कि सब जगह अंधेरा हो और वो आर्मी जिनको कुछ नहीं पता है, इग्नोरेंट, समवन हु इज अज्ञात. तो जो वो इंसान, वो आर्मीज, वो सोल्जर्स जिनको कुछ नहीं पता है, वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं पता का क्या मतलब है? दे डोंट नो कि उनके एनिमीज कौन है और उनके फ्रेंड्स कौन है. ठीक, तो ये उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा डार्कलिंग प्लेन है ना, अंधेरा है, तो इन दैट अंधेरा वी डू नॉट नो कि वेदर ये जो आर्मीज हैं ये लड़ जिससे भी रही हैं उस अंधेरे में, दे आर क्लैशिंग, लड़ रही हैं एक दूसरे से. तो वो किससे लड़ रही हैं? अपने एनिमी से या अपने फ्रेंड से? तो वही वो कह रहे हैं यहाँ पर पोएट कि हम लोग, ऐस कहने को ये बहुत सुंदर दुनिया है, बट एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जैसे कि आर्मीज लड़ती हैं अंधेरे में जब उनको ये ना दिखे कि वेदर दे आर फ्रेंड्स और एनिमीज. ठीक, आई होप इतनी सी चीज आप लोग को समझ में आई होगी. नाउ वी विल बी डूइंग इसके एजेंसी. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका मतलब प्लेस बताई गई है, दैट इट इज अ लॉन्ग एम्बेमेंट. एम्बेमेंट मीन्स बे एरिया बिटवीन ऑफ द मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी के अंदर ही ये आता है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है. ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है. ठीक है, मतलब ये बे एरिया में ये पड़ता है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच में आता है. फिर क्या कहा गया है कि व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस दैट वी वर सपोज टू स्टडी. सबसे पहले इसमें मेटाफर, और ये एक्चुअली पूछी जाती है आपसे. हो सकता है कि वो शॉर्ट में एक एग्जांपल दे दें, आपको 4 लाइंस दे दो, उसमें से बोले कि मेटाफर बताओ इसमें से कौन सा है, या फिर वो लॉन्ग आंसर में भी आपको पूछ सकते हैं. तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच. ये हमने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया था. इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. जब आप दो चीजों में कंपेयर करते हो, इम्प्लाइडली कंपेयर करते हो, ये नहीं कहते हो कि ये इसके जैसा है, बट उसको अनक्लियरली उसको स्टेट करते हो. जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ था, सी ऑफ फेथ. ठीक है, तो फेथ को यहाँ पर सी से कंपेयर किया गया है. इन दिस पोएम फेथ इज कंपेयर टू सी, हाई टाइड इज कंपेयर टू द अनब्रेकेबल फेथ that people had in God and religion, and the ebbing means वापस जाना, of sea waves is compared to the collapsing spiritual and religious faith. ठीक, this document I will send you on Telegram. The high tide is compared to the unbreakable faith that people had in God. High tide यहाँ पर किससे कंपेयर किया गया है? वो फेथ से जो पीपल के अंदर है, भगवान के प्रति, रिलीजन के प्रति. और एबिंग ऑफ सी वेव्स, सी वेव्स जो वापस जा रही है, उसका क्या मतलब है कि वो जो रिलीजन ऑफ फेथ, रिलीजन के ऊपर या भगवान के ऊपर जो उनको विश्वास है वो डगमगा रहा है. इट इज कोलैप्सिंग स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस फेथ. ओके, देन स्पिरिचुअल मीन्स अंतरात्मा वाला, जो मतलब बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड होता है. The sea of faith was one in its full tide. ठीक है, the sea of faith was in full ना, मतलब कि वो भरी हुई थी, and is now withdrawing, leaving people alone in this dreary cruel world, जहां पर आपको सिर्फ निगेटिविटी मिलेगी. जो अभी हमने आपको पढ़ाया वही सेम चीज यहाँ पे भी, कि लोगों के मन में वार्मथ नहीं है, उनके मन में सिर्फ ठंडक है. अरे हटो, तुमसे कौन बात करेगा. मतलब दे आर लाइक दिस. तो दे आर द पीपल जिनके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं, ईर्ष्या, नफरत ज्यादा है. सिमली जहां पर आप वर्ड यूज करते हो एज और लाइक, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर किस फॉर्म में इसको यूज किया गया है? दैट द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फेथ इज कंपेयर टू अ गिर्डल. गिर्डल क्या होता है? वेस्ट ऑर्नामेंट. फिर से इसको दिखा दे. ठीक है, फर्ल्ड राउंड द वेस्ट ऑफ द पर्सन
लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गिर्डल फर्ल्ड, ये लाइन लर्न कर लेना, अच्छी लगेगी जब आप लोग इसको मेंशन करोगे, सो दैट द एग्जामिनर नोज कि हाँ मेरे बच्चों ने पढ़ा है। लाइक द गिर्डल, जैसे कि एक गिर्डल होता है, दैट इज द वेस्ट ऑर्नामेंट, ठीक फेथ भी लोगों के ऊपर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर पूरी तरह से एम्ब्रेस्ड था, मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन या अर्थ थी वो पूरी तरह से कवर्ड थी, ढकी हुई थी विद दिस फेथ, विश्वास, एंड प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम एविल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कितनी आसान सी लैंग्वेज देखो इसमें लिखी हुई है कि जैसे कि एक गिर्डल जो होता है वो कमर पे बांधा जाता है, वैसे ही ये जो गिर्डल था ये भी अर्थ, ये जो जैसे अर्थ मीन्स लोग वहां की, तो उसके ऊपर ऐसे करके बंधा हुआ था और इसने इसको प्रोटेक्ट करके रखा था बाहर की किसी भी बुराई को आने से। देन नेक्स्ट इज एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है कि जब आप किसी भी मतलब पर्सन का रेफरेंस देते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द एल्यूजन टू द ग्रीक ट्रेजिडियन सोफिक्लीज एनहांसेस द पोएट्स सेंस ऑफ मेलेंकली, कि पोएट को ऑलरेडी जो एक मेलेंकली फील हो रही है वो उसका एग्जाम्पल देता है सोफिक्लीज को यहाँ पर मेंशन करके। एल्यूजन मीन्स क्या होता है कि जब आप किसी भी ऐसे पर्सन को किसी भी मतलब नोन पर्सनालिटी या लिटरेरी डिवाइस वाले किसी पर्सन, लिटरेरी वर्क वाले किसी पर्सन को या किसी कैरेक्टर को आप मेंशन करते हो, फिगर्स ऑफ स्पीच वाला जो वीडियो है दैट इज ऑन द इन द प्लेलिस्ट ऑफ मस्ट वॉच, उसको आप इसमें पढ़ लेना। एंड टेम्पेस्ट अलग से मेंशन किया हुआ है टेम्पेस्ट की प्लेलिस्ट में, उसको लिटरेचर की प्लेलिस्ट में मत ढूंढना, मिलेगा नहीं। सोफिक्लीज, तो क्या कहा गया है कि पोएट सोफिक्लीज को जब आप मेंशन कर रहा था उसने, पोएट ने, तो इससे पोएट का जो सेंस है सैडनेस का, दुख का, वो बहुत ज्यादा हाई हो गया था, सोरो का। सोफिक्लीज हर्ड द साउंड ऑन द एजियन सी, सोफिक्लीज ने ऐसे ही एक साउंड को, मेलेंकली दुख के साउंड को कहाँ सुना था, एजियन सी में, दैट रिमाइंडेड हिम, जिसने उसको याद दिलाया द एब, द गोइंग बैक एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, जो कि ह्यूमन मिजरी है आती जाती, मतलब वापस आ रही है, मतलब ये जो वेव्स है ये जो आ जा रही है, उससे हमें उसको याद आ रहा था सोफिक्लीज को कि this is a sound of human misery. The speaker in the poem is also distressed by the realization of human suffering, और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है due to this human misery. Okay, then next is anaphora, is a this in which words and phrases are repeated in the beginning of each sentence, paragraph or stanza, जैसे so various, so beautiful, so न्यू, ओके, नाइदर जॉय नॉर लव नॉर फेथ, तो यहाँ पर नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प और पेन, तो ये सारे वर्ड्स जब आप स्टार्टिंग में किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, पैराफ्रेज के या स्टैंजा के बिगनिंग में आप शुरू करते हो एक सीक्वेंस में, तो उसको हम लोग एनाफोरा बोलते हैं। देन पैथेटिक फेलिसी, फेलिसी मीन्स सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स, और ये सब कह सकते हो, एरर कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मतलब ये वैसे तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंग है जो आपके लेवल पर नहीं पूछी जाएगी, बट जस्ट बिकॉज कि हम ढूंढ ढूंढ करके चीजें ला रहे थे तो आई थॉट कि ये भी हम रख देते इन केस आपसे पूछ लिया जाए। ओके, क्या कहा गया है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ऑब्जेक्ट्स आर एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन इमोशंस, मतलब ऑब्जेक्ट्स, चीजों को ह्यूमन इमोशन से जोड़ा गया है। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द पोएम जब व्हेन कंटिन्यूअस एंड एंडलेस मूवमेंट ऑफ सी वेव्स दैट सक्स एंड फ्लिंग्स बैक पेबल्स, जो वो मूवमेंट ऑफ सी वेव्स जो कि पत्थरों को वापस ले जाती है फिर वापस फेंक देती है, इट इज एट्रीब्यूटेड, उसको एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है किस चीज का, इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस का, दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, सैडनेस कैन ओनली बी फेल्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स, बट यहाँ पर उसको जो वेव्स हैं उनको भी बोला गया कि वो भी, उनके भी आवाज में बहुत सैडनेस है, तो यही भी चीज यहाँ पर दी हुई है। ओके, देन नेक्स्ट इज लॉस ऑफ फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो आप लोग अपने पास से लेकर के इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या कही गई है, लॉस ऑफ फेथ। मैथ्यू आर्नल्ड यहाँ पे क्या करता है, ही गिव्स एन
expression of people's declining faith in religion. It can be, यहाँ पर क्योंकि उसके religion की बात हुई है, you can use any of the religions, और कहा गया है कि just because कि people का जो faith है किसी भी रिलीजन में वो कम हो रहा है, दैट इज वाई दे फेथ इन, और वही उसी की बात यहाँ पर की गई है इन दिस ब्यूटिफुल मेटाफर. मेटाफर क्यों? क्योंकि वो बोलता है ना कि इट इज अ सी ऑफ फेथ. इतनी बार हमने ये चीज याद दिलाई है, सबको याद हो जाएगी. ही कंपेयर्स फेथ in religion to the sea of faith. Okay, once this sea of faith had encircled the whole world. Encircle again, पूरा गोला बनाया हुआ था उसने पूरे वर्ल्ड पे. किस चीज से? गिर्डल से, वेस्ट ऑर्नामेंट से. विच मीन्स दैट देयर वॉज अ टाइम जबकि होल वर्ल्ड जो था इट वॉज फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, जिसमें वो वर्ल्ड था जिसमें पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, बट अब वो जो फेथ है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका है, बिल्कुल नहीं है वहां पर. और जैसे कि ये फेथ डिक्लाइन हो रहा है, देयर इज अ हार्श रियलिटी symbolized by naked shingles that leaves mankind sad and dejected. Naked shingles, naked you know, and shingles पत्थर, ठीक. तो वो शिंगल्स को वहीं छोड़ देती है, रख देती है, वेव्स वापस चली जाती हैं, या फेथ वापस चला जाता है और पत्थर को वहीं छोड़ देता है. मतलब कि मैनकाइंड जो है वही पत्थरों को समझ लो, जैसे कि पत्थर वहां पर खाली ऐसे ही पड़े हो, वैसे मैनकाइंड भी है, वो सैड और डिजेक्टेड है, होपलेस है. इन अदर वर्ड्स इट इज द लैक ऑफ फेथ विच इज अकाउंटेबल फॉर मच सफरिंग एंड एग्नी इन द वर्ल्ड. एग्नी मीन्स पेन. तो पेन इन द वर्ल्ड क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज लैक ऑफ फेथ. ओके, देन नेक्स्ट इज इन अनदर ब्यूटिफुल इमेज ऑफ इन डोवर बीच. आर्नल्ड ये भी बोलता है दैट द पीपल ऑन दिस अर्थ आर नो बेटर देन टू ऑपोजिंग आर्मीज. लास्ट में जो लास्ट वाली लाइन थी जहां पे वो कह रहा है कि हम लोग जो है वो वैसे ही है जैसे कि दो, मतलब जो आर्मीज है वो लड़ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे से फाइट कर रही है पूरी की पूरी डार्कनेस में, जिनको उनको ये नहीं पता है कि किसको वो हर्ट या किल कर रही है, कि भले वो फ्रेंड्स है या वो एनिमीज. फोज मीन्स एनिमीज है. This brings out a confusion, doubt, certainties of man in the new world. कि वो लोग कैसे न्यू वर्ल्ड में रहेंगे जहां पर फेथ नहीं है. As a result, the world has turned into a battlefield. उसके कहने का मतलब यहाँ पर what has been said that the world has turned into a battlefield, or people are turning against one another. There is no love, no joy, no faith in people. एंड इन द मिड्स ऑफ क्राइसिस, और इन सब के बीच में देयर इज वन होप अकॉर्डिंग टू द पोएट, जिसमें वो कहता है लेट अस बी ट्रू टू ईच अदर. तो वो कहता है टू लव एंड रिमेन लॉयल टू ईच अदर. आई होप इतना सा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. देन नेक्स्ट इज एलिजी. ठीक है, क्या कहा गया है एलिजी के लिए? थोड़ा सा इसको हम छोटा सा कर दें. हाँ, एलिजी के लिए क्या कहा गया है? दैट डोवर बीच एज एन एलिजी. एलिजी एलेजाइक टोन होता है जिसमें हम सैडनेस दिखा रहे हैं. तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिजी क्या होता है? इट लेमेंट्स ओवर, रोती है या सैडनेस दिखाती है ओवर द लॉस ऑफ सम पर्सन और समथिंग इन अस. डोवर बीच में भी पोएट जो है वो लेमेंट कर रहा है, मतलब ही इज क्राइंग, ही इज शोइंग हिज सैडनेस ओवर द लॉस ऑफ फेथ. क्यों? Why is he sad? क्योंकि there is no faith in the world. Elegiac tone, elegiac note जो है it is discernible where the rhythmic sound of the waves make the poet sad. जहां पर वो कह रहे हैं कि जो sound of waves है वो बहुत ज्यादा sad शो हो रही हैं. The whole world seems to him as devoid of any hope and joy. पूरा वर्ल्ड उसको कैसा दिख रहा है? जैसे कि उसमें कोई भी होप, कोई भी जॉय नहीं है. ठीक, फिर उसके बाद ये लाइन आप इसकी यूज कर सकते हो एज द कोट्स को यूज करना हम ऑलरेडी आपको दूसरे वीडियो में बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में उसको चेक कर लेना. Outwardly, the world seems to be bright, but in reality, it is swallowed by darkness. मतलब कि बाहर से जो वर्ल्ड है वो बहुत ब्राइट दिख रहा है,
बट अंदर से इट हैज अ लॉट ऑफ डार्कनेस। पोएट जो है बहुत सैड है। इट इज सैड टू नोट कि पीपल का फेथ जो है रिलीजन में इट हैज डिक्लाइंड। दिस हैज कॉज्ड मच कंफ्यूजन एंड डाउट्स इन देयर माइंड। ओके, दे हैव टर्न्ड अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं। होल वर्ल्ड इज नाउ प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। पूरा जो वर्ल्ड है वो डार्कनेस में, इग्नोरेंस में एंड वायलेंस में टर्न हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा और ये सब चीजें हो रही हैं क्योंकि उसने आर्मी का बात की है यहाँ पे। दिस melancholy, this sort of sadness turns a poet into a sort of elegy। यही जो चीज है ये पोएम को किस में टर्न कर देती है, एक एलिजी में टर्न कर देती है। दो इट इज नॉट एलिजी प्रॉपर, बल्कि भले ही ये पूरी एक एलिजी नहीं है क्योंकि उसमें हर जगह ये चीज बात नहीं की गई है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत सैडनेस की बात की गई है। द पोएट सजेस्ट अ वे टू सर्वाइव इन द मिड्स ऑफ सोल किलिंग लॉस ऑफ फेथ इन आवर वर्ल्ड। सिर्फ एक चीज है जो इसमें होप देती है पूरी की पूरी पोएम में, दैट इज लव एंड टू रिमेन लॉयल टू ईच अदर व्हेन नथिंग कैन रिडीम द सिचुएशन। पूरी सिचुएशन को जब कोई ऐसी चीज नहीं है जो ठीक कर सके, सिर्फ ओनली देयर इज वन स्मॉल स्टेप एक इंडिविजुअल लेवल पे जो कि चीजों को बहुत ज्यादा नेसेसरी या सिग्निफिकेंट कर देगा। इन द सेंस कि वहां पर क्या बोला गया कि दैट ओनली लव इज द थिंग या लॉयल्टी इज द थिंग दैट कैन ब्रिंग होप टू द पीपल। ओके, सिर्फ वही उनका सहारा बन सकता है। एंड उसके बाद द लास्ट थिंग इज दैट द एल्यूजन टू सोफिक्लीज, मतलब इसका जो यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, एल्यूजन एज अ फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हम किसी कैरेक्टर का रेफरेंस देते हैं। तो द पोएट हियर्स अ स्लो साउंड ऑफ म्यूजिक ऑफ द सी, मतलब कि वो क्या कर रहा है, स्लो सैड म्यूजिक जो है सी की, वो उसको सुन रहा है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था ट्रेमलस कैडेंस स्लो, तो उसी वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया। ही इज रिमाइंडेड हाउ सोफिक्लीज हर्ड द सेम सैड म्यूजिक ऑफ द एजियन सी। वो ये बता रहा है कि सोफिक्लीज द ग्रीक ट्रेजिडियन ने कैसे एजियन सी, जो वो सी जो ग्रीस और एशिया माइनर के बीच में पड़ती है, वहां पर उसने कैसे सैड म्यूजिक सुनी थी। सोफिक्लीज वॉज अ ग्रेट ग्रीक प्ले राइट। ये बहुत ही ग्रेट ग्रीक प्ले राइट था। जैसे कि ड्रामा लिखने वाले जो होते हैं, द सैड म्यूजिक ऑफ दिस सी ब्रॉट टू सोफिक्लीज। ये जो सैड म्यूजिक थी एजियन सी की, उसने सोफिक्लीज के माइंड में क्या लाया, द रेजनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट ह्यूमन लाइफ इज फिल्ड विद डिस्ट्रक्शन, मिजरी, प्रॉब्लम्स, सैडनेस। ठीक, दिस इंस्पायर्ड हिम टू राइट ग्रेट प्लेस, और इससे वो इंस्पायर हुआ, उसने बहुत सारे ग्रेट प्लेस लिखे इन विच ही ड्रामेटाइजेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन मिजरी एंड ट्रेजेडी, जिसमें वो ह्यूमन मिजरी और ट्रेजेडी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी बताता है। अगर आप चाहो तो सोफिक्लीज के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जो हमने इसमें नहीं लिखा है। पढ़ते पढ़ते हमको ज्यादा चीजें याद आ जाती हैं कि आप ये भी चीज उसमें एक दो उसके प्लेस मेंशन कर सकते हो उसमें, इवन दो इट इज नॉट नीडेड, बट जस्ट बिकॉज कि एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि हाँ आपको चीजें आती हैं, आप ऐसा कर सकते हो। द पोएट रिमार्क्स that like Sophocles, they the poet और उनकी जो beloved है also find a note of human misery in the sound of the sea at Dover Beach। Dover Beach पर जो sea है उसकी आवाज में भी यही सेम चीज सुनाई दे रही है पोएट और उसके beloved को। The sound of the sea thus gives an expression of a human misery that was there in Sophocles times and is there in their own times। यही चीज, यही sound of sea अभी भी ह्यूमन मिजरी का ही एक सिंबल दे रही है, जैसे कि तब जब सोफिक्लीज ने लॉन्ग अगो इसको सुना था। एल्यूजन टू सोफिक्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस इट जनरलाइजेस द होल सिचुएशन। ह्यूमन मिजरी इज अ यूनिवर्सल फीचर, मतलब ये आपको हर जगह दिखेगी। ह्यूमन बींग्स आर दुखी एट एवरी प्लेस। ओके, इन जनरलाइजिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, जनरलाइज करना मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए पोएट वांट्स टू कंसोल अस दैट सच सिचुएशंस हैव अकर्ड इन द पास्ट। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि ये जो ह्यूमन दुख है
वो पहले भी हो चुका है एंड इट विल कंटिन्यू टू रिकर, और वो बार बार होगा. वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ misery. Okay, now this is where your poem ends. If still there is something that you have not understood here, you can mention it in the comment box. बस I would only suggest you कि poems हो, stories हो, text हो, जितना time आप एक वीडियो को देखकर या फिर उसको एमसीक्यूज खोजने में वेस्ट करते हो, किताब उठा करके उतना टाइम अगर आप उसको फिर से पढ़ लोगे ना, इसी पोएम को अगर आप 4 बार पढ़ लोगे विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन में इसमें नहीं मेंशन करते हैं स्टैंजा वाइज, क्योंकि वो आपको कहीं भी मिल जाएगा. ठीक, मेन थिंग इज कि आपको टेम्पेस्ट या ये सब चीजों का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए. और टेम्पेस्ट में भी आई वुड सजेस्ट कि री रीड इट, 50 बार उसको रीड करो, जितना आपको टाइम मिले आप 4 बार उस चीज को, पहले टेक्स्ट पढ़ो, फिर उसका पैराफ्रेज पढ़ो, फिर टेक्स्ट पढ़ो, फिर पैराफ्रेज पढ़ो. ओके, ऐसे करके पढ़ोगे तो आपको अपने आप से ही चीजें फ्रेम करनी आ जाएंगी. एंड मेक नोट्स ऑन इट ऑल्सो. I hope you have understood this much. Tell me if you have, tell me if you have not, and if you have any other problem in this poem or any other part of English literature for now, you can mention it in the comment box. Till then, just be your best. Thank you.